हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के वीडियोस आपने देख लिए होंगे। इतनी आशा कर सकती हूँ ना, इतनी आशा तो आपसे कर ही सकती हूँ। और इसी आशा के साथ मैं फिर से बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, आप सभी को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि आप आगे चलकर अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करो और ना केवल परिवार समाज का नाम ही रोशन करो बल्कि सारी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन कर दो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्या होगा, इसमें क्या अलग होगा ये व्याख्या या जीवन परिचय वाले से? बिल्कुल। तो हम सुन लीजिए ध्यान से कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले लेखक परिचय तो पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ जो भी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उनमें और भी किस तरह के प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। या अक्सर आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आते हैं कि मैडम या सर, जो भी टेस्ट होते हैं या परीक्षाएं होती हैं तो क्या कभी बीच में से भी प्रश्न आ जाएंगे या पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न रहते हैं वही परीक्षा में आते हैं? बताओ, आता है ना ये प्रश्न? बिल्कुल 100% आता है कि जब भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो पाठ्य पुस्तक के पीछे से प्रश्न आएंगे या बीच में से। तो मैं बता दूं आपको कि पाठ्य पुस्तक के पीछे उसका हम बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लिया आपने वीडियो। उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे, पूछे जाते रहेंगे। इसलिए हमें 100% चौकन्ने होकर इस वीडियो को देखना है ताकि आप ये सुनकर समझ सको कि ओहो ये प्रश्न आया तो हाँ रिलेटेड तो उसी से लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये है और इसका उत्तर हम वैसा लिख दें। समझ में आया कि प्रश्न पीछे जो दिए हैं वो भी काफी प्रश्न है, तो उन्हीं की तरह प्रश्न रहेंगे, बस प्रश्न को घुमा फिराकर बात की जाती है और वहीं पर थोड़े से आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि अब कैसे लिखें और पता नहीं फिर क्या हो जाता है। इसलिए प्रश्न को समझने के लिए, सुनने के लिए, पाठ के बीच में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सब को जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि किसी भी तरह का डाउट इस चैप्टर से आपके मन और मस्तिष्क में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आइए एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपकी लाली वर्मा मैडम आप सभी का स्वागत करती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय की ओर। नमन करते हैं हम अनुभवी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्यकार को, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। नमन करते हैं हम हिंदी के हर एक कवि को, रचनाकार को, उपन्यासकार को, कहानीकार को, सबको हम नमन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी कलम एवं सोच के माध्यम से जन जन के मन में जागृति उत्पन्न कर दी और उनकी रचनाओं ने नव परिवर्तन ला दिया, एक समाज में एक नई क्रांति ला दी। जब टीवी, टेलीविजन या फोन्स नहीं हुआ करते थे तब समाचार पत्र या पत्रिकाएं या जो भी कहानियां या रचनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से तो व्यक्ति को पता चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसी क्या भावना है। तभी तो कहा जाता है साहित्य ही समाज का दर्पण है। समझ में आया? ये आपने सुना है ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। इसका अर्थ ये होता है कि जो साहित्य है ना उसमें जो भी लिखा रहता है वो समाज की बातें ही रहती हैं। या यूं कहें कि समाज में साहित्य का वर्णन होता है और साहित्य में समाज का वर्णन, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग करके ना तो साहित्य को अलग किया जा सकता समाज से और ना ही समाज से अलग किया जा सकता साहित्य को। ठीक है, तो आइए चलते हैं जीवन परिचय की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, क्रिएटिव। ठीक है, संस्कृत, अब देखिए कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था और कौन सी भाषाओं में इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। संस्कृत, प्राकृत,
अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। सर्जना समझते हैं क्रिएशन, ठीक है। तो वो इस तरह से अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अभी मैंने कहा ना कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की द्विवेदी जी ने। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहजता में डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इतने सारे संगमों के साथ या इतने अच्छे विचारों के साथ उन्होंने साहित्य की रचना की और हम सब के लिए एक नया आयाम दिया, ताकि हम सब उनकी रचनाओं को पढ़कर, सुनकर, समझकर ग्रहण करें और अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिताएं। इस प्रकार उनमें एक साथ, अब देखिए, कबीरदास जी का नाम आपने सुना है, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है, तो ये 3 लोग हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये त्रिवेणी है, अर्थात इन तीनों की, इनमें एक साथ कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ एकाकार होते हैं। कबीरदास जी की पहचान पता है आपको कौन थे? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि, जो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में भरोसा ना करने का तात्पर्य ये नहीं था कि वो परमात्मा को नहीं मानते थे। उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ एक है, ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं है। और वो ये भी कहते थे कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं रखा है, या आडंबर या जो भी दान धर्म ये सब करना, वो सब दिखावा है। उनके अनुसार परमात्मा हृदय में वास करता है, अपने मन को पवित्र रखना होगा, निश्चल निष्कपट रखना होगा, तो अन्यत्र कहीं भी ईश्वर को नहीं ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ऐसे थे, आपने पता है ना, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई है। वहीं रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने प्रकृति को बहुत उच्च माना, सर्वोपरि माना। तो कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में एकाकार होते हैं। और लिखा है कि बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण वीर संयोग से विकसित हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं याद कीजिए, और ये आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है। अब हम नहीं है कब ढूंढ सकते हैं? जब हम हैं पता हो ना, जब हमें ये पता हो कि ये उनकी रचनाएं हैं, तभी हम ढूंढ सकते हैं कि ये उनकी रचना नहीं है। यदि हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम तो कहेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, या फिर तुक्का मार दिया, अब गलत क्या पता क्यों हो गया, मैं तो सही करके आया था। तो तुक्के से काम नहीं चलता है, ठोस ज्ञान से काम चलता है। ओके। अशोक के फूल रचना, कल्पलता विचार और वितर्क, कुटज विचार प्रवाह, आलोक पर्व प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अवाम दास का पोथा उपन्यास है, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उनकी रचनाएं इतनी व्यापक हैं, इतनी विस्तृत हैं, इतनी अधिक हैं कि यदि हमने द्विवेदी जी को सही से पढ़ लिया, उनकी रचनाओं को पढ़ लिया, तो हमें हिंदी साहित्य के बारे में बहुत सारी अनगिनत, बहुत सारी कई जानकारी प्राप्त हो जाएंगी ठोस तरीके से, ठीक है। आलोचना साहित्य इतिहास, संदेशाकक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बावियां ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब याद रखिएगा कि उनको कौन सी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई।
वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर भी आसीन रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ था बताइए, जल्दी बताइए, याद है अभी देखा था ना। सन 1907 में जन्म हुआ, सन 1979 में मृत्यु हुई। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। इसमें मानववाद मतलब मानववादी कैसा कि मनुष्य की आखिर चेतना, बुद्धि, सोच, समझ किस आधार पर है, वही इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित करके दिखाई है, या यूं कहें कि उद्घाटित की है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि लेखक ने नाखूनों को बढ़ने मतलब नाखूनों का बढ़ना पाशविक प्रवृत्ति क्यों माना। आया है, आ सकता है प्रश्न, या आपके मस्तिष्क में भी उपज रहा होगा कि भाई अब मनुष्य स्वयं तो नहीं बढ़ा रहा है ना, कुछ ऐसी रहते हैं शरीर जो कि अपने आप प्रकृति के माध्यम से होते हैं, ना तो हम इनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं, ना ही हम इनको ये कह सकते हैं कि अब तुम नहीं बढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो अब नाखूनों का बढ़ना स्वतः ही होता है, तो हम उसको पाशविक प्रवृत्ति में क्यों लें कि बताइए। तो अब इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेखक ने इतिहास से इसको जोड़ा है कि मनुष्य जब आदि मानव था या जंगली था, उस समय उसमें समाज का विकास नहीं हुआ था, सामाजिक प्राणी नहीं था, तो उस समय इनसे वो रक्षा करता था और इनका प्रयोग, वो नाखूनों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए या शत्रु पर हमला करने के लिए करता था। वो बात कुछ और थी। लेकिन क्या आज ऐसा होता है कि मनुष्य किसी घर में कोई आम व्यक्तियों की बात कर रही हूं मैं, बहुत बड़े बड़े नाखून बढ़ाए रखते हो और एकदम पाशविक प्रवृत्ति अपनाते हो? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ सकता है कि नाखूनों का बढ़ना लेखक ने पाशविक प्रवृत्ति क्यों कहा वर्तमान जीवन में। तो उसको आप इस तरह से लिखिएगा कि वर्तमान जीवन को उन्होंने आदि या इतिहास से जोड़कर ये कहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतिहास की बातें, जो लिखित बातें हैं, उन पर ही चलते हैं ना, उसी को धीरे धीरे, अब उसी को एज इट इज मानने के लिए हम बाध्य नहीं है, क्योंकि यदि वही बात हम मानते रहे तो आधुनिकता या फिर विकास में क्या होगा। फिर यदि वही रही बात जो 100 साल पहले थी वो आज भी होगी, तो फिर पहले की दुनिया या आज की दुनिया में या विकसित भारत में क्या अंतर रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमें जो मानना है वही मानना है, अर्थात जो सही है उसी को मानना है। ओके, लिखा है लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजन शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयास किया है। इस निबंध में नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भी भाव जगाता है। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग सभी किस तरह से नेल कटर की सहायता से नाखूनों को काटते हैं, फिर कभी कभी मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भी जाते हैं, सौंदर्य साधन के माध्यम से नाखूनों को सुंदर रखते हैं। अच्छी बात है, अपने आप को सही एकदम स्वस्थ और फिट रखना मनुष्य का अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला प्रभाव तो वेशभूषा के आधार पर पड़ता है। जैसे आप दिखोगे वैसा लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। वो बात अलग है कि फिर इस वेशभूषा के पीछे छुपा कौन है वो आराम से धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हमें सभ्य दिखने के लिए बहुत अच्छे से सिर से लेकर पैर तक हमारी आइडेंटिटी को या हमारी अस्मिता को उसी के अनुरूप रखना होता है जिस फील्ड में हम हैं। विद्यार्थी आप हो, आपको यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाना है, अच्छे से कंगी वंगी करके जाना है, एकदम फिट फाट तरीके से जाना है, तो विद्यार्थी बहुत अच्छा लगेगा। यदि वही एकदम अनटाइडी यूनिफॉर्म पहनकर आप चले जाएंगे तो कोई भी आपको टोकेगा। और दूसरी बात यदि की जाए, मान लीजिए आपको किसी के फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, जन्म दिवस पर जाना है, शादी पार्टी में जाना है, तब थोड़ी मैं कहूंगी वहां पर आकर या आपके कोई टीचर करेंगे यूनिफॉर्म पहनकर जाओ। जैसा देश वैसा वेश। तो मनुष्य को अपने आप को सजाने या संवारने का पूरा अधिकार है, बस अधिकता नहीं होनी चाहिए।
या फिर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ उसी में लीन भी नहीं रहना है कि बस सुंदर दिखना है मुझे, तो सारे काम छोड़ दो, मुझे सुंदर दिखना है, ये भी नहीं करना है। अपने आप को स्वस्थ फिट रखना है, अच्छा रखना है। ये नहीं कि बहुत सारे प्रसाधन लीप पोत कर और चल दिए और पता चला बारिश कुछ हो गई तो सारा का सारा धुल गया और सामने आ गया कुछ और रूप। तो ऐसा नहीं करना है कि सभी के समक्ष हंसी का हम पात्र बन जाएं। क्लियर? अब देखिए, इन्होंने द्विवेदी जी ने अपनी बच्ची के माध्यम से जो उनको प्रश्न पूछा गया, इस पर उन्होंने एक चैप्टर की रचना कर दी, या यूं कहें कि ये एक ललित निबंध बन गया कि मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में कई प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की बौछार हो जाती है, प्रश्नों के उत्तर दे देकर हम थक जाते हैं। क्या आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं आते? यदि आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? अधिक से अधिक प्रश्न लिखो, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है बिल्कुल लिखो, मैं उनका उत्तर दूंगी, अवश्य दूंगी, मैं नहीं थकूंगी। आप लिखो तो बस। हाँ, ये जरूर सोचना कि जो रियल में मतलब लगे कि हाँ भाई रिलेटेड है, कुछ ऐसा है तो इस तरह से क्या हो सकता है। यूं नहीं कि क्यों लिखा, क्यों बढ़ते हैं नाखून, ये तो हम देख ही चुके हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं ये हमारे साथ अनुभव साझा किया है कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच में पड़ गया और हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांट देते हैं, क्यों नाखून बढ़ा रहे हो, वो थोड़ी बढ़ा रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उनको बढ़ना है क्योंकि एक है उनमें इस तरह से, ना तो कोई उनको बढ़ने से धक्का दे सकता है, हाँ काट कर उनको छोटा बड़ा शेप में लाया जरूर जा सकता है, लेकिन ये एक प्रकृति का चक्र है जो अपने आप चलता रहता है। ओके, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा व्यवहार करता था और नाखूनों की सहायता से वो अपनी रक्षा भी करता था, अपनी सुरक्षा करता था। वहीं पर जैसे सेल्फ डिफेंस की हम बात करें या फिर अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए भी नाखूनों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बदलाव आता गया, आधुनिकता की ओर हम बढ़ते गए और किस तरह से वहां पर हमने ये देखा कि मनुष्य में परिवर्तन आया। मनुष्य में नाखूनों के साथ साथ उसने फिर हड्डियों के औजार या हथियार बनाना शुरू कर दिए, उनसे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस तरह से कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को पहले और आधुनिक युग में एकदम अंतर स्पष्ट करती हैं कि पहले का मानव, अर्ली मैन, सुनते ही क्या लगता है, वृक्षों की छाल आदि पहने रहना। ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से जब धीरे धीरे बढ़ता गया समय, तो उसने फिर हड्डियों के औजार या पत्थरों के या नुकीले जैसे पेड़ों की डालियां काट ली, उनसे जानवरों का शिकार करने लगा। और ये भी आपको पता होगा कि आग का आविष्कार हुआ, फिर सुई धागे का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे सुई धागे की सहायता से अच्छे अच्छे परिधानों का आविष्कार हुआ और व्यक्ति अपनी साज सजावट से लेकर, अपने तन ढकने से लेकर एक सभ्यता की ओर आगे बढ़ता गया। तो वहां पर उस समय जब ये सब हुआ कि पत्थरों के बने, पेड़ की डालों से बने औजार या हथियार या अपने आप को सुरक्षित रखने के जो थे, क्योंकि पहले तो सब एक साथ रहते थे, जंगल में ही निवास करते थे, समाज का निर्माण नहीं हुआ था। तो अब ये बात है कि जब धीरे धीरे अपने सभ्यता की ओर जैसे ही मनुष्य बढ़ा, तो उसने नाखूनों को काटना शुरू कर दिया। और नाखूनों को काटने का यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। उन्होंने ये बताया है कि नाखूनों का काटना मतलब वो पशुता को स्वयं नष्ट करना चाहता है। मनुष्य अपने हाथों से नाखूनों को काट देता है, अर्थात वो अपने मन की जो पाशविकता है या पशु प्रवृत्ति है उससे स्वयं दूर जाना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि नाखूनों को तो उसने काट लिया, लेकिन और क्या क्या निर्माण कर लिया उसने, एटम बम तक बना दिए उसने। जापान का उदाहरण दिया, नागासाकी का उदाहरण दिया कि किस तरह से परमाणु बम गया वहां और पल भर में, पलक झपकते ही वहां की दुनिया तहस नहस हो गई। आखिर मनुष्य के मन में ये कहां से आया कि इस तरह के हथियारों का, इस तरह के औजारों का निर्माण किया जाए? नाखून तो प्रकृति ने दिए, लेकिन ये उपज कहां से आई? तो ये फिर पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त कैसे मान लिया जाए? मनुष्य तो अधिक विध्वंसकारी हो गया, बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का हो गया। फिर कैसे कहा जा सकता है कि नाखूनों को काटना मतलब अब वो पाशविक प्रवृत्ति से दूर जा रहा है? वो तो कहीं ना कहीं और खतरनाक मोड़ पर जा रहा है।
फिर मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि हमें अपने तरीके से ये जीना है। और अभी आप 10th में हो, इतना आप समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप अपने मित्रजनों से ना पूछकर अपने बड़ों से पूछें, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी आपकी एज ग्रुप का होगा, तो वो भी उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। अनुभवी लोगों से पूछिए, माता पिता से पूछिए, और अपनी हर एक बात की चर्चा कोई ना कोई, जैसे दीदी हो, भैया हो, मम्मी हो, पापा हो, जिससे आप अधिक अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपनी बातों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसा भ्रामक प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो बिल्कुल जिक्र कीजिए, हर एक बात को बताइए। ठीक, तो यहां पर और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। ओके, कुछ हजार पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया। अब आदि मानव धीरे 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 समाज की ओर बढ़ा, और कुछ फिर ऐसे नर्तकी या नर्तक हुआ करते थे, नृत्य किया करते थे, जो बड़े बड़े अपने राज्यों में या राजाओं के समक्ष या शहंशाहों के समक्ष, तो उन्होंने भी अपने नाखूनों को बड़े सुंदर तरीके से रखना स्टार्ट कर दिया। वात्स्यायन के कामसूत्र में पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। 2000 वर्ष पहले की बात की जा रही है, और आज की यदि थोड़ा सा बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं हमारे दादा दादी या नाना नानी के सामने, यदि वो बहुत मतलब नेल्स को देख लेना नाखूनों की, तो इतने प्रकार से सजा हुआ है, तो वो कहेंगे आजकल तो बस इसी में पैसे उड़ाते रहते हो, ये क्या है। अरे 2000 वर्ष पहले भी ऐसा होता था। तो अब धीरे धीरे वही फैशन, वही दुनिया लौट कर आ रही है क्या? कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, वस्त्रों या परिधानों में भी फैशन लौट कर आ जाता है, घूम फिर के वहीं के वहीं आ जाता है। तो मनुष्य है, मनुष्य की सोच विचार भले ही सदियों पुरानी क्यों ना हो, है तो मनुष्य, सोचेगा तो उसी आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन आता है, थोड़ा सा अपडेशन आता है, और सोच विचार समानता के आधार पर चलता रहता है। किस तरह के नाखून कर लेता था वो? पहले त्रिकोणाकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि, और उसके साथ ही वो बहुत अच्छे से उनको संवारता था। फिर लिखा है उनको, जैसे मोमबत्ती रहती है ना, उससे शाइन करने के लिए मोमबत्ती का प्रयोग किया करता था। आलता, महावर भी जिसको कहते हैं, रंग देने के लिए पहले नेल पेंट तो हुआ नहीं करते थे, तो आलता हुआ करता था, तो आलता से कलरफुल करते थे नेल्स को, नाखूनों को, और मोम से उनको शाइन करते थे, चमकाने के लिए मोम का प्रयोग किया जाता था। ओके, गोंड देश के लोग इन दोनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं, और दक्षिणातिथ्य लोग छोटे नाखूनों को। आप ध्यान से सुनना कि जो गोंड देश के लोग हैं, गोंड मतलब आदिवासी, जिनको आज के यदि हम समाज या जाति में देखा जाता है तो आदिवासी कहते हैं। अब आदिवासी क्यों बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं? प्रश्न आ सकता है कि पाठ में लेखक ने आदिवासी गोंड जाति का जो वर्णन किया है, उसमें गोंड जाति बड़े नाखूनों को क्यों पसंद करती है? कहीं ना कहीं आदिवासी आज भी आदि मानव की तरह थोड़ा सा परसेंट आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो आदि मानव कैसे नाखून रखता था? बड़े बड़े। इसलिए संभवतः यही हो सकता है कि गोंड जाति के लोग जो हैं वो बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं, दक्षिणातिथ्य लोग छोटे नाखूनों को। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचे वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है स्वाधीनता। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। स्वयं, ठीक है, कि उसने खुद का बंधन तो अवश्य रखा कि मनुष्य अपने अनुसार ही निर्मित होता है। और वो एक दोहा है ना कि चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। यदि व्यक्ति चाहे किसी भी एरिया में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, उसके मन में है कि मुझे सही रहना है, सद्वृत्ति अपनानी है, सद्विचारों को अपनाना है, सद्कर्म करना है, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चंदन के पेड़ में जहरीले विषीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन तो फिर भी सुगंधित रहता है ना, वो तो जहरीला नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से जो सद्वृत्ति वाले मनुष्य रहते हैं, अच्छे मनुष्य रहते हैं, उन पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगी कि आप अपनी संगति बहुत अच्छे से बनाइए, मित्रता इतने अच्छे से कीजिए, मित्रों का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि मित्र बहुत 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 अहम भूमिका निभाते हैं हमारे संपूर्ण जीवन में। ओके,
अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। ठीक है, यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोश को जब वर्गों का सामान्य धर्म कहा है, लिखा है एतति वित्तम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारतः। निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। दानवीर कर्ण का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने स्वयं के कवच और कुंडल भी दान दे दिए थे। ऋषि दधीची का नाम सुना है आपने? ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियां अर्थात हड्डियों से वज्र का निर्माण करवा दिया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मात्र उपाय था देवताओं के पास कि वे दैत्यों से विजय प्राप्त कर पाते। जब देवासुर संग्राम हुआ, हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। अब क्या किया जाए? समाधान सिर्फ एक कि ऋषि दधीची यदि अपनी अस्थियों से, हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण कर देंगे, उनकी अस्थियों से वज्र मतलब एक औजार जो इंद्र देवता का है ना, उनका यदि निर्माण हुआ अस्थियों से, तभी देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सारी सृष्टि या संपूर्ण ब्रह्मांड राक्षसों के अधीन होगा। तो यहां पर ऋषि दधीची ने परोपकार के लिए, सभी की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। दानवीर कर्ण ने कवच और कुंडल दान दिए, दधीची ने अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने सभी सुख, चैन, आराम त्याग दिए और एक वृक्ष के नीचे तपस्या की, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, है ना। और भी कई हैं ऐसे उदाहरण जिनसे हमें पता चलता है कि परोपकार ही सबसे बड़ा मूल्य है। जिसके मन में परोपकार की भावना होगी वो मनुष्य अवश्य एक महान श्रेणी में शामिल होता जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। वहीं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जो मनुष्य स्वार्थी है ना, उसके मन में कभी भी संतोष या सेटिस्फैक्शन की भावना आ ही नहीं सकती। वो हमेशा यही करेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। तो ना दिन चैन, ना रात चैन, ना सोते चैन, ना उठते चैन, हमेशा इसी आपाधापी में लग रहेगा कि ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। और जो स्वार्थ नामक जो लालच है, या लालच नामक जो दलदल है, उसमें धंसता चला जाएगा। जितना ऊपर उठने की कोशिश करेगा उतना ही वो नीचे धंसता चला जाएगा। इसलिए इन भावनाओं से हमेशा अपने आप को रखना है दूर। ओके, तभी हम जाकर अपने सही मार्ग पर जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ओके, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए? आ सकता है क्या? हो सकता है आ जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे कि पूंछ। बंदर हमारे पूर्वज हैं, अब हमारी पूंछ नहीं है। महाभारत की बात की जाए, वानर सेना की बात की जाए, तो वो भी 2 पैरों से चलते थे। हमने देखा है ना कि अब लेकिन पूंछ नहीं है। तो पूंछ, जब इतनी बड़ी पूंछ झड़ सकती है तो हो सकता है नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। और जब नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। तब वो बुरा नहीं लगेगा कि अरे पहले तो अब बिना नाखून के हम कैसे लगेंगे, क्योंकि अब बिना पूंछ के हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो अपडेशन या अपग्रेडेशन होता जाएगा, उसमें मनुष्य उसी तरह से रचता जाएगा, रमता जाएगा। ओके, शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का पुल है, सेतु है, ब्रिज है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देता। अब यहाँ पर बात की जा रही है सफलता और चरितार्थता की। तो सफलता, और सिर्फ मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगी, इसको आप ध्यान रख लोगे तो बहुत सही रहेगा। कैसा? कि जो भी हमारा एम है, लक्ष्य है, गोल है, लक्ष्य जो भी है, ठीक है, तो उस लक्ष्य की तरफ ही सिर्फ हमें देखना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रही है मैडम, सब तो कहते हैं सिर्फ लक्ष्य को फोकस्ड करना है, उसी पर फोकस रहना है, उसको कभी भूलना नहीं है। भूलने की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये कह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमें लक्ष्य के बारे में ही नहीं सोचना है। क्या सोचना क्या है वो बता रही हूं, उस रास्ते के बारे में सोचना है, उस रास्ते को ध्यान से देखना है जिस रास्ते पर चलकर हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपने एम तक पहुंचेंगे। कैसे? यदि मान लीजिए हम दूसरी मंजिल पर रहते हैं, दादाजी को चश्मा देने जाना है, मम्मी ने कहा लो जल्दी से दादाजी को चश्मा दे आओ और ये चाय का कप भी ले जाओ। अब हम सीढ़ियों पर चढ़ के जाएंगे नहीं और हमें रहेगा दादाजी को चश्मा दे दूं, चाय दे दूं, भागे जा रहे हैं,
तो ना सीढ़ी देखी, ना हमें कौन सी सीढ़ी पर कदम रखना था वो देखा, तो हम गिर जाएंगे औंधे मुंह, ना तो चश्मा बचेगा, ना चाय बचेगी और ना हमारे दांत। तो जिस रास्ते पर हमें जाना है ना, उस रास्ते पर भी हमें बहुत ध्यान देना है कि कहीं वो रास्ता हमें और कहीं तो नहीं ले जा रहा। यदि हम सिर्फ वहीं देखते रहेंगे तो हम तो सोचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, वो जिद हो जाएगी। और वो जिद हो सकता है सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाए। इसलिए लक्ष्य को तो मस्तिष्क में रखना है, लेकिन उस रास्ते पर अवश्य ध्यान देना है, ध्यान से ध्यान देना है, ताकि हमें यह पता हो कि कहां कोई बाधा है, कहां कोई गड्ढा है, कहां कोई रोड़ा है जिसको हमें सवार कर जाना है, कहां कांटे बिछे हैं, कहां हमें ऐसा तो नहीं कोई आकर्षण वाला, क्योंकि ऐसे कई आकर्षण करने वाले केंद्र आएंगे। आपसे कह रही हूं मैं, जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाएंगे बहुत सारे ऐसे भ्रामक रास्ते आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। अब उन भ्रामक या भ्रमित करने वाले रास्तों से हमें किस प्रकार से खुद को बचाना है, ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। और ये बताने का कार्य हमारा है, बाकी पालन करने का काम तो आपको ही करना होगा। बड़े आपको समझा सकते हैं, मम्मी डैडी आपको समझा सकते हैं, हम टीचर्स आपको समझा सकते हैं, लेकिन उन पर चलना और ना चलना वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर? अब यही बताया है कि ये सब उसके बीच का सेतु है। तो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से ये सुना है, समझा है और हर एक बात को आप अमल करेंगे। और इतना भी भरोसा है कि आप बातों को सुनकर समझते हैं और आत्मसात करते हैं। इसी प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा बने रहिए, जहां पर आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। हर एक विषय के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा ध्यान शब्द जोड़ती हूं, क्योंकि देखना और ध्यान से देखना इज वेरी डिफरेंट। देखना सिर्फ मैंने देख लिया कि ये क्या है, मैंने ध्यान से देखा मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ ये है तो अच्छा इसलिए है, यहाँ वो है तो ओहो इसका ये कार्य है। हो सकता है जो हम ध्यान से देखते हैं, हो सकता नहीं 100% जो हम ध्यान से देते हैं प्रश्न वहीं से आते हैं, और जब ध्यान से देखते हैं तो वो आंसर भी हम कर पाते हैं। वीडियो पसंद आएगा ही आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो और बेस्ट एजुकेशन आप प्राप्त कर सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।